Now we have a Charter Act of 1833. ठीक है, अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने क्या किया वो देखिए। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने, पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ लिख कर एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में डिक्टेट अगर कुछ करना रहेगा तो वो डिक्टेट करके बता दूंगा। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, व्हाट दिस पर्टिकुलर एक्ट डिड, फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, दिस पोजीशन वाज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। ठीक है, हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? सो द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज दिस वन, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है, विलियम बेंटिक इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833 और वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, यही पोजीशन को चेंज करके बना दिया गया था गवर्नर जनरल। अब ये चेंज क्यों किया जाता है? चेंज जब उसको और अथॉरिटी दिया जाएगा, उसको और अपलिफ्ट किया जाता है। पहले वो बंगाल तक, अब पूरा इंडिया देखेगा, तो वो पोजीशन में और पावर दिया गया, तो उसको नाम भी बढ़ा दिया, है ना। सो द गवर्नर ऑफ बंगाल, दिस पर्टिकुलर पोजीशन वाज चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड हु इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो विलियम बेंटिक। ठीक है, पहला चीज। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का सबऑर्डिनेट कर दिया गया किसको? गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। पहले से भी सबऑर्डिनेट था, लेकिन अब और क्लियर टर्म में उसको और सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, सो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, इन दोनों को क्या बना दिया? इन दोनों को सबऑर्डिनेट कर दिया, सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, सबऑर्डिनेट तो भाई पहले से भी था, तो अभी कैसे सबऑर्डिनेट कर दिया? तो सबऑर्डिनेट कर दिया इवन इन द लेजिस्लेटिव मैटर, मतलब लॉ बनाने का पावर अब इन लोगों से पूरा हट गया। नाउ देयर इज ओनली वन पर्सन, मतलब कैसा था, वो एक्स वाई जेड इलाका था ना, एक्स के लिए वहाँ वाला लॉ बनाता था, वाई अपना, जेड अपना। अब कहा गया लॉ बनाने का सिर्फ एक ही काम होगा, वो गवर्नर जनरल ऑफ जेड वाला, जो जेड वाले को सबसे ऊपर हमने रख दिया, वो ही पूरे एरिया के लिए लॉ बनाएगा, दूसरे लोग लॉ नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो सबऑर्डिनेटेड इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, लेजिस्लेटिव मैटर्स में इसको सबऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, दैट मीन्स नाउ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विल मेक लॉ फॉर द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए यही लॉ बनाएगा। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट ही विल मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया, लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया के लिए, होल इंडिया। ठीक है, एंड ऑल्सो देर विल बी वन सिंगल बजट, पूरे इंडिया के लिए एक ही बजट होगा, और ये बजट भी सिंगल बजट फॉर होल ऑफ इंडिया, देर विल बी अ सिंगल बजट। ठीक है, सो देर विल बी अ सिंगल बजट फॉर कंप्लीट इंडिया, एंड दैट विल बी मेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हु इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल? तो वॉरेन विलियम बेंटिक। ठीक है जी, अब ये भाई को काम इतना ज़्यादा दिया है, इसके साथ कितने लोग हैं मेंबर? गवर्नर जनरल के साथ पहले 4 थे, तो लगा प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक को कम कर दिया, तो 3 कर दिया, है ना। तो इसके साथ कितने लोग हैं? इसके साथ प्लस 3 और मेंबर्स हैं पहले से ही, दीज आर द पहले से ही मेंबर्स, राइट, दीज मेंबर्स आर देयर राइट फ्रॉम द अर्ली टाइम। अब इसमें एक और मेंबर जोड़ दिया, वन मोर मेंबर। ये जो न्यू मेंबर है, इस मेंबर को कहा जाता है लॉ मेंबर। नाउ अ न्यू मेंबर called law member was added, law member was added, right, a new member called law member was added। यही जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है ना, ये आदमी पूरे इंडिया के लिए एक बजट बनाएगा। पहले वो तीनों लोग अपना अपना बजट बना देते, अब यही बजट बनाएगा पूरे एरिया के लिए। ठीक है जी, ऐसा। सो पहले से इन लोगों का जो टीम था, दिस पर्टिकुलर टीम इज कॉल्ड गवर्नर जनरल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहले से 3 मेंबर थे, शुरुआत में 4 था, फिर 1 कम किया, 3 कर दिया, 3 तो चल ही रहा था, अब एक और मेंबर को ला दिया, फिर से 4 कर दिया। ठीक है, लेकिन अब 4 किया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई फिर से पहले जैसा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसका सुधार इन लोगों ने कैसे किया देखिए। एक तो पहले ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल, दिस इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, अब इसमें क्या किया, इस जो एक मेंबर है लॉ मेंबर, इसको कहा ही इज ओनली द लेजिस्लेटिव मेंबर, मतलब
कोई भी काम करने के टाइम पर हम ही 4 लोग मिलकर करेंगे, सिर्फ लॉ बनाने के टाइम पर इसका रोल होगा। सिर्फ लेजिस्लेशन होता है ना, कार्यपालिका और आपका होता है दूसरा विधायिकी, है ना। तो जब आपका लेजिस्लेटिव ऑर्गन जो लॉ बनाने वाला काम करता है, इस टाइम पे लॉ मेंबर आएगा एंड वी 3 and 4 पीपल विल बी देयर, हम सब मिलकर लॉ बनाएंगे। लेकिन जब कभी भी एग्जीक्यूट करने का काम आएगा तो एग्जीक्यूट करने में वो लॉ मेंबर नहीं होगा, सिर्फ हम 3 लोग ही मिलकर काम करेंगे। देख रहे? तो यानी दिस पर्टिकुलर मेंबर, द लॉ मेंबर, ही विल ओनली बी अ लेजिस्लेटिव मेंबर, नॉट द एग्जीक्यूटिव मेंबर। और ये जो रिमेनिंग लोग हैं, इन लोग एग्जीक्यूटिव भी और लेजिस्लेटिव भी है, ठीक है। सो दिस इज ओनली अ लेजिस्लेटिव मेंबर, ही इज ओनली अ लेजिस्लेटिव मेंबर। लेजिस्लेटिव मेंबर, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर मेंबर हु इज द लॉ मेंबर, ही इज ओनली द लेजिस्लेटिव मेंबर, ठीक है। यहां से एक चीज क्लियर होता है, जब आप किसी को सिर्फ लेजिस्लेचर का पार्ट बना रहे हैं एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट गोइंग टू प्ले अ रोल एज अ एग्जीक्यूटिव, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने पहली बार छोटे ही लेवल पर एक ही मेंबर के साथ लेकिन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क को सेपरेट कर दिया, है ना। तो यहीं से शुरू होता है सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क इन इंडिया, ठीक है। तो यहां से शुरू हुआ, स्टार्ट होता है व्हाट, तो सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव वर्क। ये 2 वर्क का सेपरेशन, यहां से इसकी कहानी शुरू होती है, ठीक है जी। अब भाई साहब ये लॉ मेंबर था कौन? हु वाज दिस लॉ मेंबर? तो इसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है। और यही लॉ मेंबर को कहा था कि आप इंडिया में लॉ को कोडिफाई करो, और उसी लॉ कोडिफाई करने के लिए एक कमीशन बनी जिसको कहा जाता है लॉ कमीशन, फर्स्ट लॉ कमीशन अंडर थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है जी। 1835 में वो बनेगी। सो ये कौन है? ये पर्सन का नाम है लॉर्ड मैकॉले, मैकॉले, राइट। और ये लॉर्ड मैकॉले को क्या टास्क दिया गया था? टू कोडिफाई लॉ इन इंडिया। ही वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क। इसको टास्क क्या था? द टास्क वॉज टू कोडिफाई लॉ इन इंडिया, एंड फॉर दिस पर्पस इस लॉ मेंबर के अंडर में एक कमीशन का फॉर्मेशन हुआ दैट लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ कमीशन in 1835 अंडर लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, ठीक है जी। सो दिस इज हाउ ये वाले एक्ट ने फर्स्ट लॉ कमीशन के फॉर्मेशन का एक एक बेस बना दिया। ठीक है जी, डन। नाउ ये तो एक ही पॉइंट से हमने रिलेट करके बहुत सारा पॉइंट बना दिया फर्स्ट पॉइंट से। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। 1833 के एक्ट ने एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, वो क्या था? सो इट कंप्लीटली एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। कंप्लीटली ट्रेड मोनोपोली, कंप्लीट एक 2 तरीका का होता है। एक होता है विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एक्सेप्ट इन केस ऑफ टी एंड चाइना, 1313 पहले वाला। और एक आएगा कि कंप्लीटली एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कंप्लीटली पूरा, तो वो ये एक्ट है, ठीक है। या इट कंप्लीटली एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की कंप्लीट ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसके बाद में यानी एक कंपनी था जो वहाँ जाकर ट्रेडर और रूलर दोनों काम कर रहा था, तो उसको कहा गया कि भाई तुम रूलिंग वाला काम छोड़ दो, उसके लिए हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना रहे हैं, वो देखेगा, तुम सिर्फ ट्रेडिंग का काम करो। अब वो ट्रेडिंग अकेले ही पूरा कर रहा था, तो 1813 में एक एक्ट पास किया और बोला कि
कुछ चीज़ में तुम्हारी मोनोपोली होगी, दूसरे ट्रेडिंग एक्टिविटी में दूसरे लोग भी आ जाएंगे। फिर 1833 में उसकी वो भी मोनोपोली खत्म कर दी, पूरी ट्रेड मोनोपोली खत्म हो गई। तो आपने रूलिंग से भी हटा दिया था और कॉमर्शियल एक्टिविटी से भी हटा दिया। अब इसको कहा गया कॉमर्शियल एक्टिविटी तो तुम्हारा पूरा ही खत्म, मोनोपोली खत्म, लेकिन वो जो रूलिंग वाला है तुम टेम्पररी कुछ टाइम के लिए हमारे बिहाफ में रूल करो। इस एक्ट में उसको कुछ बिहाफ में रूल करने के लिए रखेगा, जब तक कि हम कोई स्ट्रॉन्ग परमानेंट प्रोविजन नहीं लाते हैं। तो टेम्पररी पीरियड के लिए ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाकर रखा, ठीक है। सो आफ्टर दिस थिंग नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी was merely an administrative body, and remember ये टेम्पररी के लिए ही था, थोड़ी समय के लिए, जब तक कि कुछ बड़ा प्रोविजन, कुछ नया प्रोविजन हम नहीं लेके आते हैं, ठीक है। देन थर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, डू यू रिमेंबर बोर्ड ऑफ कंट्रोल हमने अभी बनाया था थोड़ा पहले। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो हेड हुआ करता था उसको कहा जाता था प्रेसिडेंट, राइट। लेकिन बाय दिस एक्ट उसके पोजीशन को हमने चेंज करके बना दिया था मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, ठीक है। सो नाउ द हेड ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल called president was now designated as Minister of Indian Affairs. मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर, अब उसे कहा जाएगा मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर, ठीक है जी, मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर। इज इट क्लियर, है ना। अब यही एक्ट था जिसके थ्रू इंडिया में स्लेवरी को खत्म किया गया बाय दिस एक्ट, ठीक है। इट लेड टू एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी, in India. It is by this act that slavery was ended in India, ठीक है जी। ठीक है, सो अच्छा, और एक और पॉइंट लिख लीजिए, यही एक्ट है जिसने ब्रिटिशर्स लोगों को फ्रीली इंडिया में आकर सेटल होने का परमिशन दे दिया। इससे पहले उन लोगों को परमिशन लेना पड़ता था, अब किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं। क्या हमें यहाँ से इफ़ वी वांट टू गो टू अमेरिका, डू वी नीड अ परमिशन फ्रॉम दैट गवर्नमेंट? यस, इन द नेम ऑफ वीज़ा एक परमिशन ही होता है। बट इफ़ यू वांट टू विजिट मुंबई, क्या आपको किसी से परमिशन लेने की? नहीं, यानी वो अपना टेरिटरी है, इसीलिए। तो अब ब्रिटिश ने इंडिया को अपना वैसा ही टेरिटरी शो किया दैट कोई भी ब्रिटिशर अगर इंडिया में जाकर सेटल होना चाहता है, इंडिया जाना चाहता है, तो किसी भी तरीके की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे पहले दे नीड टू ऑब्टेन द परमिशन, ठीक है। सो इसके थ्रू दिस इज कॉल्ड द रियल कॉलोनाइजेशन। विच एक्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ रियल कॉलोनाइजेशन इन इंडिया? इट इज दिस एक्ट। और वो कैसे? बाई ग्रांटिंग द परमिशन फॉर फ्री सेटलमेंट टू ब्रिटिशर्स इन इंडिया, ठीक है। सो ये लिख लीजिए, दिस एक्ट, इसको ऐसा लिख लीजिए, एक सेकंड ना, फ्री सेटलमेंट इन इंडिया, ठीक है। हाँ, लिखिए, दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर रियल colonization by allowing Britishers to settle freely in India, ठीक है जी। सो हमने एक पहला किया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन वी डिड द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1793, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1813, देन चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है जी। 5 एक्ट हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और ये 5 एक्ट में जो फैक्ट्स है वो फैक्ट्स आपको याद करना है,
बस इतना ही चीज़ याद करिएगा। अब जब आप इसके बाद घर जाकर लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें आपको और कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेगा, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए, थोड़ा सही भी रहेगा, ठीक है। बट अदरवाइज दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम। नाउ वी हैव द चार्टर एक्ट ऑफ, ये लास्ट चार्टर एक्ट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसी के बाद फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857 भी होगा, एंड देन उसके बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट का कानून बनना शुरू होगा, चार्टर एक्ट बंद हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नाउ व्हाट दिस चार्टर एक्ट डिड, सबसे पहला लॉ मेंबर को इसने फुल टाइम मेंबर बना दिया। मतलब ये जो मेंबर यहाँ पर था, दिस लॉ मेंबर, ये लॉ मेंबर को याद रखिएगा, ये लॉ मेंबर एक तरीके से पार्ट टाइम मेंबर था। पार्ट टाइम मेंबर मतलब बस जब सिर्फ काम पड़ेगा उसी टाइम आने का, नहीं तो अदरवाइज यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी। इसको बाद में जाकर फुल टाइम मेंबर बना दिया, तो इस समय ये पार्ट टाइम मेंबर है। सो लॉ मेंबर वॉज इनिशियली अ पार्ट टाइम मेंबर, ही वॉज मेड अ फुल टाइम मेंबर बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1853।